अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान एयाज और स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुंच सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कार कैरिंग ट्रक अनलोड्स ए 1500 kg कार यूजिंग ए प्लैंक एज शोन इन द फिगर। इफ द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड एंड इट्स अपर एंड इज एट 2 मीटर हाइट, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कार को अनलोड कर रहे हैं ट्रक के अंदर से ऐसे नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ उसने एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है और जो यहाँ से प्लैंक की हाइट है ग्राउंड से वो है 2 मीटर्स। तो मैंने इसको डायग्राम की शेप में नीचे बनाया, देखें जरा कि यहाँ पे एंगल आपका 30 डिग्री आ रहा है तो 30 फुट की है। यहाँ पे आपका टोटल हाइट 2 मीटर है, 2 मीटर लिखी है। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखें तो जो ये बॉडी है कार है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऐसे, यानी एम जी वेट उसका क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि इक्वल होगा एम जी के। अब एक चीज और स्टूडेंट्स में देखेंगे कि ये गाड़ी जब नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर कर रही है जिसको मैंने लिखा है डी। अब स्टूडेंट्स एक चीज और आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे मैंने एंगल लिखा है 60 डिग्री। अब ये कहाँ से आया? अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 30 प्लस 90 होगा 120 डिग्री। और यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्रीज के। तो 90 + 30 120 हो गया, जो बचा वो एंगल यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स अगर हमने इसका वर्क डन फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है, आप इस पे क्या करेंगे, जितना वर्क डन इस बॉडी के अंदर इसने करना है वो सारा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड करेंगे, एम जी एच होती है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 29.4 किलो जॉउल्स। बस एक चीज आपने देखनी है कि इस बुक पे आपका जो आंसर है वो है 25 किलो जॉउल्स, जो कि इसमें क्या है, मिस्टेक है। तो आपने इसको 25 किलो जॉउल्स नहीं प्रूव करना, बल्कि इसका आंसर आएगा 29.4 किलो जॉउल्स। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, W = FD वाले मेथड से। मैंने दूसरे मेथड से भी सॉल्व साथ ही किया है। अब आपको पता है F.D का मतलब क्या है, FD cos ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स तो गिवन है, वो फोर्स क्या है, mg के इक्वल है, क्योंकि वेट के इक्वल है। वो यहाँ पे हमने फाइंड किया है, वो आई है 14,700 न्यूटन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, जो उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो उस इंक्लाइन प्लेन पे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमने साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर इनिशियल जो आपकी आ रही थी ट्रायंगल, उसमें जो परपेंडिकुलर था वो था 2, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था यानी परपेंड इसका जो हाइपोटेन्यूज था वो था डी। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को डी लिख दिया और यहाँ पे 2 पुट किया परपेंडिकुलर की जगह। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4 मीटर, यानी ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब गाड़ी को नीचे लेके आएंगे तो उस वक्त जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया यानी डिस्प्लेसमेंट की है। अब इन वैल्यूज को उठाएंगे, आप लोग पुट करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की जगह 4 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल का काम आएगा कि एंगल आपने पुट करना है 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने एंगल निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनी हुई थी, ऐसे ऐसे डायग्राम थी हमारी। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसकी जो वेट फोर्स है वो ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल गिवन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया था 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, कॉस 60 डिग्री पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा 29,400। इसको पुट कर देंगे, हम लोग लिखेंगे 29.4 किलो जॉउल। तो ये इसका आंसर है। ये हो गया स्टूडेंट दो तरह से, दो मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब अगला जो पार्ट है वो है इसका ग्राफ। स्टूडेंट्स का ग्राफ किस तरह से होगा कि हमने इसकी वाई एक्सिस पे ले लिया फोर्स, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टोटल। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की टोटल जो फोर्स है यहाँ पे वो हमने फाइंड की है, ये 14,700 न्यूटन। तो वो फोर्स यहाँ पे हम पुट करेंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू आपकी टोटल ग्राफ पे मैंने वैल्यू शो नहीं की, लेकिन आपने कंसिडर करनी है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 14,700 न्यूटन। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज अगर आप लोग देखें तो इस पूरी जर्नी के दौरान, यानी यहाँ पे बॉडी नीचे तक आ रही है, इसका मैस चेंज नहीं हो रहा। अगर मैस चेंज नहीं हो रहा तो साथ ही आप देखें तो जी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे तक आते हुए आपकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट रह रही है। अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो इस ग्राफ में यहाँ पे 14,700 न्यूटन ही फोर्स रहेगी। और अगर वो कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, क्योंकि फोर्स के एक्सिस के अलोंग उसकी फोर्स में ना डिक्रीज आएगा ना इंक्रीज आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो से कितना हो गया था, 4 मीटर। तो यहाँ पे आपका एस की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, और आपका ग्राफ जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो ये इसका ग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कार हैविंग ए टोटल मास ऑफ 1500 kg including the driver is traveling at a speed of 40 kilometer per hour through a straight path. How much work will be required to stop the car if its brake fail and engine turns off?
सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। वो कहते हैं एक कार है जो मूव कर रही है जिसका मास है 1500 केजी, और वो जिस स्पीड से मूव कर रही है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और उसको कहते हैं अगर हम लोग रोकना चाहें, उसकी ब्रेक्स फेल हो जाएं, इंजन भी स्टॉप हो जाए, उसको रोकने के लिए हमें कितना इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर इसके अगेंस्ट वर्क डन हमें हमने कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कम से कम उतना वर्क डन, यानी अगर कार यूं मूव कर रही हो, कार यूं मूव कर रही हो, इसको रोकना पड़े अगर, तो हमें कम से कम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जितनी इसमें क्या है इस वक्त इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। यानी इसके अंदर अंदर इस वक्त एनर्जी कौन सी स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, क्योंकि ये मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी है। तो हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको रोकने के लिए भी कम से कम। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 92.6 किलो जॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन कम से कम हमें रिक्वायर्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉल ऑफ mass 100 ग्राम is released from a height of 30 meter. If the ball encounters an air resistance of 0.4 Newton, find the kinetic energy of the ball just before striking the ground. बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये भी कि एक बॉल है, ऐसे वो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है। मूव करते हुए जो बॉल का मैस है वो है हमारे पास 100 ग्राम, और जो उसकी हाइट है वो टोटल है 30 मीटर। उसके अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट कर रही है जो है एयर रेजिस्टेंस। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। हमारे पास मैस किस में है, ग्राम में, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है, उसको मैंने एफ आर लिखा है, 0.4 न्यूटन है। अब हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है बेसिकली, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन के। अब यहाँ पे दो वर्क डन हो रहे हैं, एक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और एक वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो होगा mgh, क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू डी। यहाँ पे फोर्स कौन सी है, वेट फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ऐसे बॉल अगर नीचे की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट h कवर कर रही है हाइट, तो उस वेट की जगह आपके पास आ जाएगा mg, और हाइट आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी प्लस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है एयर रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो होगा एफ डी, कौन सा डी, डिस्प्लेसमेंट जो आपकी करवा रही है बॉडी, और एफ आर कौन सी है, ये एयर रेजिस्टेंस है जो फोर्स है। तो अब इन स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम हमारे पास एफ आर इंटू डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉज ऑफ थीटा, मिस्टेक है छोटी सी, आप इसको लिख लीजिएगा कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखें तो इसकी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रही है, एयर रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है ऐसे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एयर रेजिस्टेंस के दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री। तो हम कॉज ऑफ 180 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 180, आप इसको लिख लीजिएगा 180 डिग्री। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, और इससे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17.5 जूल। ये टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी के अंदर स्टोर है जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले। ये थे स्टूडेंट्स इसके सिंपल से न्यूमेरिकल्स, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको कमेंट बॉक्स के अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।